नमस्कार, मैं जनता श्रीम गौतम। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो कि आम आदमी पार्टी के संयोजक भी हैं, वो जिस तरीके से नई नई घोषणाएं कर रहे हैं, उन घोषणाओं से तो ऐसा लगता है कि शायद उनको अपनी हार निश्चित नजर आ रही है। इसीलिए वो बार बार नई नई और हर वर्ग के लिए घोषणाएं करते चले जा रहे हैं। उन्हें दिल्ली के बजट का भी ख्याल नहीं है कि उससे जो योजना है वो लागू करने की बात कर रहे हैं, उससे दिल्ली के बजट पर कितना असर पड़ेगा। उसके बावजूद वो नई घोषणाएं कर रहे हैं। अब जो नई घोषणा उन्होंने की है वो ये है कि मंदिरों के पुजारियों को और गुरुद्वारों के ग्रंथियों को वो एक सम्मान राशि देंगे 18,000 रुपए महीने के हिसाब से। ऐसा वो पिछले 11 साल से दिल्ली की सत्ता में रहते हुए कभी उन्होंने नहीं किया। इसकी मांग उठ रही थी और इसको लेकर हाई कोर्ट में एक मामला चल रहा था, जिसकी अगली तारीख 21 जनवरी थी। और उसको लेकर अरविंद केजरीवाल की पार्टी को ऐसा लग रहा था कि कहीं उस पर उनके खिलाफ कोई फैसला न सुना दिया जाए। इससे पहले ही उन्होंने मामले को कवर अप करने के लिए ऐसी घोषणा कर दी है। इसके अलावा इस घोषणा के पीछे एक कारण और भी है कि जो मौलवियों को वो पिछले 10 साल से 18,000 रुपए महीने की वेतन दे रहे थे, उनकी भी अब कई दिनों से सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा था कि उन्हें कई महीनों से उनकी सैलरी नहीं मिली है। अब वो सैलरी देने के लिए उन्हें कोई ना कोई बहाना चाहिए था। अगर वो एकदम से सैलरी दे देते तो फिर ये चुनाव में मुद्दा बन सकता था और बीजेपी इसको भुना सकती थी। इसी की काट करने के लिए अब अरविंद केजरीवाल ने मंदिरों के पुजारियों और ग्रंथियों को वेतन देने का ये नया एक योजना के नाम पर रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। हालांकि दिल्ली सरकार का बजट कितना है, बजट से क्या ये सब चीजें पूरी हो पाएंगी, ये तो बहुत ही मुश्किल है। और कैसी हालत होने वाली है दिल्ली की अगर इन द केस अरविंद केजरीवाल की पार्टी सत्ता में आती है, तब इन सभी योजनाओं का लागू हो पाना पूरी तरीके से मुश्किल ही नजर आ रहा है। क्योंकि पंजाब सरकार जिस तरीके से तमाम वादे उसने किए थे, आम आदमी पार्टी की सरकार वहां बनी उन वादों के दम पर, और आज तक वहां पर 1,000 रुपए महीने महिलाओं को नहीं मिल पाया है, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला है। और तो और अब पंजाब के जो तमाम शिक्षक हैं अपनी सैलरी को लेकर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन करने भी आ चुके हैं। दिल्ली की अगर बात की जाए, दिल्ली में डीटीसी में महिलाओं को तो फ्री कर दिया गया, लेकिन डीटीसी कर्मचारियों को, ड्राइवरों, कंडक्टरों को सैलरी नहीं दी गई। उस पर तमाम सवाल उठते हैं। हालांकि और तब और दूसरी नई जानकारियां भी सामने आई कि दिल्ली में पिछले 10-11 साल जब से केजरीवाल सत्ता में है, नई बसें नहीं खरीदी गई। जो बसें हैं वो या तो क्लस्टर की जो कंपनियां हैं उन्होंने खरीदी, या फिर जो केंद्र सरकार के मंत्रालयों ने जो इलेक्ट्रिक बसें दान में दी थी, वो बसें दिल्ली में नहीं चल रही हैं। अन्यथा पुरानी ही बसें अभी भी दिल्ली में हैं, जो कि शीला दीक्षित के जमाने में खरीदी गई थी। यानी कि हर डिपार्टमेंट का बुरा हाल है। उसके बावजूद केजरीवाल चुनावों को लेकर अपनी हार से बचने के लिए हर तबके के लिए एक एक नई घोषणा करते जा रहे हैं। वो पहले ऑटो वालों के लिए बीमा से लेकर तमाम दूसरी घोषणाएं कर चुके हैं। महिलाओं के लिए वो 2100 की घोषणा ले आए, जबकि पिछले साल उन्होंने 1,000 की घोषणा के लेकर वायदा किया था, लेकिन उसको भी पूरा नहीं कर पाए क्योंकि बजट में उतनी गुंजाइश नहीं थी। केजरीवाल और उनकी पार्टी ये हमेशा दावा करती है कि दिल्ली का जो बजट है वो सरप्लस का बजट है, लेकिन हकीकत इसकी कुछ और है। दिल्ली का बजट सरप्लस नहीं है, बल्कि दिल्ली में रेवेन्यू सरप्लस होता है। रेवेन्यू सरप्लस का मतलब ये होता है कि रेवेन्यू कलेक्शन के जो एस्टीमेट बजट में दिखाए जाते हैं, रेवेन्यू का एक्चुअल कलेक्शन उससे ज्यादा होता है। और ऐसा अकेले दिल्ली में नहीं होता है। मैं दो दिल्ली के पड़ोसी राज्यों का उदाहरण देता हूं जिनमें ये सब भी हो रहा है। जैसे उत्तराखंड का जो बजट है उसमें भी पिछले साल रेवेन्यू सरप्लस था, और उत्तर प्रदेश जो भारत का सबसे बड़ा राज्य कहा जाता है पॉपुलेशन के मामले में है भी, उसके भी बजट में रेवेन्यू सरप्लस था। लेकिन अगर बजट में घाटे की बात की जाए तो दिल्ली के बजट में भी 10% से ज्यादा का बजटीय घाटा था। यानी कि दिल्ली का जो बजट था एक्चुअल, उससे कम आमदनी थी और खर्चे उससे 10% ज्यादा थे। इसके अलावा दिल्ली के बजट में एक और बड़ा जो फैक्टर है उसको नजरअंदाज कर दिया जाता है, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से दिल्ली का बजट संतुलित नजर आता है।
बाकी राज्यों के बजट में सबसे बड़ा जो खर्चा होता है वो पुलिस के ऊपर होता है, लेकिन दिल्ली के बजट में पुलिस पर एक भी पैसा राज्य सरकार को खर्च नहीं करना होता है। इसका पूरा खर्चा केंद्र सरकार देती है। पिछली बार के बजट में दिल्ली पुलिस के ऊपर 11,000 करोड़ रुपए का खर्चा राज्य सरकार के बजाय केंद्र सरकार ने किया था। अगर ये राज्य सरकार के खाते में होता तो फिर आप समझ लीजिए कि दिल्ली के बजट का जो घाटा है वो 10-15% से बढ़कर वो हो जाता करीब करीब 27-28%। इसके अलावा दिल्ली के बजट में जो दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार है ये एक और बड़ी चालाकी करती है। बाकी राज्यों में जो शिक्षा का बजट होता है उसमें सैलरी को शामिल करके नहीं रखा जाता है, सैलरी वगैरह दूसरे मद में होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सैलरी के नाम पर खर्चा होता है उसको भी शिक्षा के नाम पर दिखाया दिया जाता है। और इसी वजह से जो बजट है वो जो बजट का एलोकेशन होता है शिक्षा के नाम पर या दूसरे मद पर, उसमें ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा परसेंटेज का एलोकेशन हुआ है। यही स्वास्थ्य विभाग में है। स्वास्थ्य विभाग में भी अस्पताल बनाने पर खर्चा नहीं होता है, जो खर्चा होता है वो सैलरीज के ऊपर होता है और उसको वो लोग स्वास्थ्य पर खर्च दिखा देते हैं, यानी कि सैलरी का अलग से वो अकाउंट न दिखाकर लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करते हैं और फिर उसका बजट में परसेंटेज दिखाकर ये कहने की कोशिश करते हैं कि देखिए हम शिक्षा पर इतने परसेंट खर्च करते हैं, यूपी इतना परसेंट करता है, केंद्र सरकार इतना करता है, मध्य प्रदेश इतना करता है, महाराष्ट्र इतना करता है। यानी कि ये परसेंटेज में लोगों को बेवकूफ बनाने का जो खेल है वो 11 साल से अरविंद केजरीवाल की सरकार करती आ रही है। लेकिन एक बार फिर वो अपनी हार को सामने देखकर जिस तरीके से घोषणा पे घोषणा करते जा रहे हैं, ऐसा लगता है कि जब तक दिल्ली में चुनाव की घोषणा होगी तब तक दिल्ली के हर वर्ग के लिए केजरीवाल कोई न कोई नई घोषणा कर चुके होंगे और इसको लेकर उन पर तमाम सवाल पहले से हैं। दिल्ली वालों को सोचना होगा कि ये व्यक्ति जो इतनी बार दिल्ली वालों को टोपी पहना चुका है, अब उसे लगता है कि वो हारने वाला है, इसीलिए वो ऐसा कोई भी वर्ग नहीं छोड़ना चाहता जिसके सर पर अरविंद केजरीवाल की टोपी न लगे दिखे। यानी कि अब उन्होंने पुजारियों और ग्रंथियों को ले लिया है, कुछ दिनों बाद वो किसी और वर्ग को पकड़ लेंगे। हो सकता है कि वो जो प्राइवेट नौकरी करने वाले हैं उनके नाम पर भी कोई घोषणा कर दे, और जैसा हमने बताया था कि किराएदारों के लिए भत्ते की योजना बीजेपी लेकर आने वाली है, हो सकता है अरविंद केजरीवाल की पार्टी भी इस तरीके की घोषणा कर दे। यानी कि अब उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी जीत के लिए कुछ कोई आशा की किरण नजर आ रही है, तो वो यही है कि सबके लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दो। बजट में एलोकेशन हो पाए या ना हो पाए वो बात की बात है, एक बार सत्ता में फिर से आ गए तो फिर हम कुछ भी करेंगे, हमें आराम से कोई हटा नहीं सकता है और जो वोट देने वाले लोग हैं वो भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ऐसा ही सोच रख के अरविंद केजरीवाल ने ये नई घोषणा कर दी है। इसका कितना असर लोगों को पड़ेगा, कितने लोगों को इसमें कवर किया जाएगा, इसकी शर्तें क्या होगी, वो तो केजरीवाल बाद में डिसाइड करेंगे। जैसा कि महिलाओं के मामले में उन्होंने किया कि जितनी महिलाओं के रजिस्ट्रेशन किए गए हैं उनसे बहुत ज्यादा पूछताछ नहीं की गई। जैसे कि पहली योजना में भी ऐसा था कि अगर महिला ITR भरती है, अच्छी खासी नौकरी करती है, घर की हालत बहुत अच्छी है, उसको पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सारी चीजें पहले थी। लेकिन इस बार जब वो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं ऐसी कोई उन्होंने शर्तें नहीं लगाई हैं। उसी तरीके से जो मंदिर के पुजारी हैं उसमें भी ये वो स्पष्ट तौर पर नहीं कह रहे कि कौन से मंदिर के पुजारी को मिलेगा, गली के मंदिर वाले को मिलेगा या मोहल्ले के मंदिर वाले को मिलेगा, या कितना बड़ा मंदिर होना चाहिए, ट्रस्ट वाले मंदिर को मिलेगा या प्राइवेट मंदिर को मिलेगा। तो तमाम जटिलताएं जो है वो बाद में देखी जाएगी। वो सिर्फ और सिर्फ एक एक करके हर वर्ग पर अपनी जो लालच की एक चाल है उसको फेंक देना चाहते हैं। दिल्ली वाले इसमें कितना फंसते हैं, कितना बचते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप देखते रहिए, जब तक चुनावों की घोषणा नहीं हो रही है, आचार संहिता लागू नहीं हो रही है, केजरीवाल की घोषणाएं इसी तरीके से होती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत।